हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है उसे लाने का हमारा एम यही है कि जो आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बेहतर बन सके और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, BCG vaccine is used to cure A. pneumonia, B. tuberculosis, C. polio and D. amoebiasis। ठीक है, तो इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि BCG वैक्सीन जो होता है, BCG वैक्सीन होता क्या है। ठीक है, BCG वैक्सीन क्या होता है तो ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले BCG वैक्सीन, ओके। बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। कॉलमेट क्या होता है? ग्यूरिन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ये है किसका फुल फॉर्म? बीसीजी का फुल फॉर्म। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये है बीसीजी का फुल फॉर्म, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन वैक्सीन। ये एक क्या होता है? सबसे पहले तो ये एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। क्या है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होता है। क्लियर है? आप जब भी क्वेश्चन करने बैठते हैं, चाहे वो बुक से हो या फिर रिकॉर्डिंग का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किसी यूट्यूब से देख रहे हैं, तो आपको हमेशा एक पेन और कॉपी अपने साथ लेना है और उस क्वेश्चन से जो भी बताया जा रहा है उसके रनिंग नोट्स आपको बनाते जाना है, ताकि जो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, जब आप पढ़ने बैठे इसे दोबारा, तो वो आपको क्या हो, रिमाइंड प्रॉपर रूप से हो सके। ठीक है, तो क्या है बीसीजी वैक्सीन? क्या है? एक टाइप का लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है, ये किससे बनता है? ये बनता है माइकोबैक्टीरियम बोविस से। माइकोबैक्टीरियम बोविस से ये क्या होता है? बनता है। ठीक है, ये क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम बोविस जो होता है वो टीबी बैक्टीरिया का एक क्या होता है? वीक फॉर्म होता है। क्लियर है? अब इसका मेन यूज जो होता है बीसीजी का, वो कहाँ होता है? मेन यूज जो होता है बीसीजी वैक्सीन का, मेन यूज कहाँ किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का मेन यूज किया जाता है टीबी में। ठीक, टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसका मेन यूज किया जाता है। ठीक, स्पेशली चिल्ड्रन में बीसीजी का वैक्सीन सबसे पहले बच्चों के में लगाया जाता है। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, उन्हें टीबी से प्रिवेंट किया जा सकते। अब बीसीजी वैक्सीन क्या होता है? बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो कंप्लीटली क्या नहीं करता है? टीबी को क्योर नहीं करता है, लेकिन क्या करता है? उसके सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी को क्या करता है? बचाता है। सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि टीवी मेनिंजाइटिस। ठीक है, टीवी मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये सारी कंडीशन से, मतलब सीवियर फॉर्म होने से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये था कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग बीसीजी। नेक्स्ट हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बीसीजी से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए। अब निमोनिया। ठीक है, निमोनिया क्या होता है? निमोनिया, इसका प्रिवेंशन जो होता है, निमोनिया का प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पीसीवी। पीसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। क्या होता है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट पोलियो।
ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का तो हमको पता चल गया कि इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, बीसीजी। पोलियो के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोलियो के लिए हम ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, या फिर हम क्या यूज करते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओके, तो यहाँ भी बीसीजी का यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एमेबियासिस, ठीक, एमेबियासिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये क्या है, एक प्रोटोजोअल डिजीज है। ये क्या है, एमेबियासिस एक टाइप का प्रोटोजोअल डिजीज है। ओके, तो प्रोटोजोअल डिजीज है, तो इसके लिए हम कोई वैक्सीन तो यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक मेडिसिन यूज करते हैं जो क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल। ठीक, मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, मेट्रोनिडाजोल। क्लियर है, तो क्लियर है यहाँ पे। निमोकोकल यहाँ पे आंसर नहीं है, बीसीजी का यूज निमोकोकल के लिए होता नहीं, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, पीसीवी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पोलियो, पोलियो के लिए नहीं होगा क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट जो है एमएबीएसएस, इसके लिए तो हम मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर बी, आंसर बी, ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी वैक्सीन का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mouthwashes are mainly used to A. reduce bacterial population of the body, B. increase tooth whitening, C. clean the tongue and D. deodorize द माउथ। ठीक है, हम लोग जो माउथ वॉश है उसका यूज जो करते हैं वो क्यों करते हैं, तो सबसे पहले जो माउथ वॉश जो होता है वो होता क्या है, ये मेनली यूज होते हैं ओरल हाइजीन के लिए। ठीक है, माउथ वॉश के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो माउथ वॉश होते हैं उनका यूज हम करते हैं बेसिकली ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन के लिए हम इसका यूज करेंगे। माउथ वॉश का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, फ्रेश ब्रीथ देना या माउथ को क्या करना, डिओडोराइज करना, मतलब बैड ऑडर जो होते हैं उसको क्या करना, कम करना। क्लियर है, तो कुछ माउथ वॉश जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट प्रेजेंट होते हैं। एंटीसेप्टिक एजेंट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। अब वो एंटीसेप्टिक एजेंट क्या हो सकते हैं, क्लोरोहेक्सिडीन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सिटाइपेरिडीनियम क्लोराइड हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो एंटीसेप्टिक होती है वो इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसका मेन रोल जो होता है वो माउथ फ्रेशनिंग का होता है। क्लियर है, अब वन बाय वन हम लोग पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले रिड्यूस बैक्टीरिया पॉपुलेशन ऑफ द बॉडी, क्या माउथ वॉश जो है वो बॉडी के बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है, नहीं। माउथ वॉश सिर्फ ओरल कैविटी में एक्ट करेगा। माउथ वॉश है तो ये सिर्फ माउथ फ्रेशनिंग का काम करेगा, ठीक है, ओरल कैविटी के लिए ही यूज होता है। पूरे बॉडी की बैक्टीरिया को किल करने में इसका कोई भी रोल नहीं होता, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। क्लियर है, नेक्स्ट ये इंक्रीज करता है टूथ वाइटनिंग को, क्या ये टूथ वाइटनिंग के लिए इंक्रीज होगा, तो देखते हैं। टूथ वाइटनिंग के लिए स्पेशली क्या होता है, वाइटनिंग एजेंट या फिर क्या आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, ठीक है। तो ये माउथ वॉश जो है वो टूथ वाइटनिंग का काम नहीं करता, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, क्लीन द टंग, ठीक है, क्या माउथ फ्रेशनर जो है वो टंग क्लीनिंग का काम करता है। टंग क्लीनिंग के लिए टंग स्क्रैपर या ब्रश यूज होता है, ठीक है। तो माउथ वॉश जो होता है वो टंग क्लीनिंग का काम भी नहीं करता। डिओडराइज द माउथ, ठीक है, तो हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था माउथ वॉश के बारे में जब हम देख रहे थे कि ये क्या करता है, डिओडराइज करता है, मतलब बैड ऑडर्स या बैड ब्रीथ को क्या करता है, कम करता है। तो यही इसका क्या होता है, मेन पर्पस होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज एड्स? HIV, B HLV, C स्टेफाइलोकोकस, D नीमोकोकाई। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एड्स कॉज करता है? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर है? ये फुल फॉर्म में किसका? एड्स का। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एड्स, ठीक है, फुल फॉर्म हमने देख लिया क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या होता है? एक वायरल डिजीज होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये क्या है? एक वायरल डिजीज। क्लियर है? ये एक टाइप का वायरल डिजीज होता है जो क्या करता है? HIV वायरस से क्या होता है। ठीक है, HIV वायरस मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? HIV। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या स्प्रेड कर, ये किससे स्प्रेड होता है? HIV वायरस से। HIV मेनली जो होता है वो CD4+ सेल जो होते हैं या फिर T लिम्फोसाइट्स, CD4 सेल्स प्लस जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं, ओ साइट्स जो होते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी के लिए वाइट ब्लड सेल जो होते हैं उनको क्या करने लगता है? ये डिस्ट्रॉय करने लगता है और इम्यून सिस्टम को क्या करने लगता है? ये धीरे धीरे वीक करने लगता है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट जो होगा वो इजली क्या हो सकता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो सकता है। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में कौन कौन से इन्फेक्शन आ सकते हैं? जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जैसे ही लो हुई, ठीक है, जैसे ही लो ही वैसे ही ये सारे इन्फेक्शन जो होते हैं वो आप पे तुरंत अटैक कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो HIV वायरस जो हो रहा है वो सीधे क्या कर रहा है? जो इम्यूनिटी सेल्स हैं उनको क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी पेशेंट की कम हो जा रही है। ठीक है, तो कम होने के कारण अब क्या हो रहा है? जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे कि क्या हो गया? TB, न्यूमोनिया, TB निमोनिया, और क्या हो सकता है? TB हो सकता है, निमोनिया, कैंडिडियासिस, ये और भी इन्फेक्शन। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ये क्या कर सकते हैं? कॉज हो सकते हैं, ये पेशेंट के अंदर स्टार्ट हो सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम ऑप्शन में आते हैं। हाँ, ऑप्शन में क्या था हमारे? सबसे पहले HIV, तो हमको क्लियर हो गया कि जो एड्स है वो किससे स्प्रेड होता है? HIV वायरस से। नेक्स्ट है HLV। तो HLV जो होता है ऐसा कोई वायरस होता ही नहीं है, ठीक है, जो एड्स कॉज करे। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जो स्किन इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया होता है जो स्किन इन्फेक्शन के लिए, इसको इरेज कर लेते हैं कॉमा, स्किन इन्फेक्शन हो गया। और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया। नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग, ठीक
ठीक है, फूड पॉइजनिंग, इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है निमोकोकाई, ठीक है, निमोकोकाई क्या करेगा, बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करते हैं, जैसे ये क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं निमोकोकाई, ये नाम से ही क्लियर है, ये क्या कॉज करेंगे, ये निमोनिया कॉज करेंगे, ठीक है। इनका एड्स में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एड्स कॉज करने की इनकी नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, HIV। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन्स इज नेसेसरी, अदरवाइज इट विल लीड टू डिग्रेडेशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ए क्लोरीनेशन, बी फिजिकल डैमेज, सी हाइड्रोलाइसिस एंड डी केमिकल डिग्रेडेशन। क्लियर है। प्रॉपर स्टोरेज क्यों जरूरी है किसी भी दवा का, ताकि उनका क्या ना हो, ताकि वो क्या ना हो, डिग्रेडेशन लीड ना करे, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन इज नेसेसरी, अदरवाइज इट विल लीड टू डिग्रेडेशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू ये क्या होंगे, डिग्रेडेशन जो है वो कॉज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या। सबसे पहले तो मेडिसिन, जो मेडिसिन होता है उसका प्रॉपर स्टोरेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सही टेम्परेचर, सही लाइट, ठीक है, अगर टेम्परेचर सही नहीं है, टेम्परेचर सही नहीं है, लाइट सही नहीं है, ठीक है, और क्या चीज़, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी सही ह्यूमिडिटी है, ठीक है, में स्टोर किए अगर हम कर रहे हैं तो ड्रग जो है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड मीन्स खराब होने लगेगा, ठीक है। तो ये डिग्रेडेशन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, केमिकल प्रोसेस से होती है। जैसे कि केमिकल प्रोसेस, कौन से केमिकल प्रोसेस हो सकते हैं, हो सकता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन के अलावा रिडक्शन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, और क्या हो सकता है, आइसोमराइजेशन हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके थ्रू क्या हो सकते हैं, जो मेडिसिन्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एस्पिरिन, ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, इधर हम लिख लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एस्पिरिन, ओके, एस्पिरिन का एग्जाम्पल हमने लिया, एस्पिरिन मॉइस्चर में रखा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होकर ये क्या कर लेगा, सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है। एस्पिरिन को अगर हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने बताया, मॉइस्चर में रखें, ठीक है, अगर इसको हमने रख दिया, चलो मॉइस्चर में, ठीक है, मॉइस्चर में अगर हम रख दिए तो ये अब क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, एस्पिरिन जो है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड प्लस क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। क्लियर है, क्लियर है। और विटामिन सी लाइट या फिर हीट में जल्दी ऑक्सीडाइज क्या करता है, हो जाता है। क्लियर है। इसलिए मेडिसिन को हमेशा कहाँ रखते हैं हम लोग, कूल प्लेस, ठीक है, ड्राई प्लेस में, टाइटली क्लोज कंटेनर में। बोला जाता है ना, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि इस मेडिसिन को आपको क्या करना है, कूल प्लेस पे रखना है, ड्राई प्लेस पे रखना है, और ऐसे कंटेनर पे में रखना है जो कंटेनर जो क्या हो, बहुत ज़्यादा टाइट हो। क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल था हमारा एस्पिरिन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं वापस। तो
क्वेश्चन था हमारा, अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन। अभी तो हमने अभी तक ड्रग के बारे में पढ़ा कि ड्रग का नेचर क्या हो जाता है अगर हम प्रॉपर ना रखें तो। अब हम देखेंगे कि क्या क्लोरीनेशन से ये डिग्रेडेशन हो सकता है, क्लोरीनेशन हो सकता है, ठीक है। तो होगा या नहीं होगा। तो क्लोरीनेशन ये एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। हम बोलते हैं ना कि वाटर क्लोरीनेट किए हैं, कितना % क्या डालेंगे तो वाटर को क्लोरीनेशन किया जाएगा। तो ये किसके लिए होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। मेडिसिन के डिग्रेडेशन में इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट, फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज में क्या है, ये सेप को अफेक्ट करता है, ठीक है, टैबलेट टूट जाना, लेकिन ड्रग के केमिकल कंपोजिशन को क्या नहीं करेगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो होता है ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप के केमिकल के लिए ये होता है, ओवरऑल के लिए नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल डिग्रेडेशन। केमिकल डिग्रेडेशन होगा क्योंकि इसी वजह से जो मेडिसिन है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हम लोग देखें ना कि एस्प्रिन जो है वो इजली क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया, और वो क्या बना दिया, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड बना दिया। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही क्या हो गई, धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, chronic case of a disease denotes A, severe attack of the disease, B, mild attack of the disease, C, disease occurring for a very long period of time, D, disease occurring for a short period of time। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, क्रोनिक केस ऑफ डिजीज। अगर किसी के डिजीज का क्रोनिक केस है तो वो किस कंडीशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्यूट क्या होता है और क्रोनिक क्या होता है। सबसे पहले एक्यूट, ठीक है। एक्यूट क्या होगा, एक्यूट कंडीशन किसी भी डिजीज का ये क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है, सडन ऑनसेट, ठीक है। मतलब वो डिजीज तुरंत क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी, सडन ऑनसेट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो होता है ये कंडीशन लेस देन 3 मंथ, ठीक है, लेस देन 3 मंथ, ओके। एक्यूट कंडीशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। क्लियर है, ठीक है। मतलब इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के थ्रू ये क्या हो सकता है, नॉर्मलाइज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब किसी भी डिजीज का क्रोनिक केस, क्रोनिक, क्रोनिक, अगर कोई डिजीज क्रोनिक है तो क्रोनिक केस का मतलब ऐसी बीमारी या ऐसी डिजीज जो क्या है, बहुत क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन से क्या है, कोई बीमारी, क्योंकि एक्यूट ही अगर ट्रीट नहीं हुआ और धीरे ट्रीटमेंट उसका नहीं हुआ, वो रिवर्सिबल नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे बढ़ के किस में चला जाता है, क्रोनिक में चला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, और ये सडन या शॉर्ट टर्म नहीं है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ डिजीज हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कौन सा डिजीज आ सकता है, इसमें आ सकता है डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, डीएम। किसी भी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है तो आपने कभी सुना है कि उस पेशेंट का डायबिटीज ठीक हो गया, ठीक है, या फिर एकदम स्टार्टिंग है, अगर एकदम स्टार्ट है और उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लिया, बहुत कम शुगर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तब वहाँ तक ठीक है, वो एक्यूट में रिवर्सिबल हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर डायबिटीज बढ़ चुका है, मोर देन 3 मंथ हो चुका है और वो 6 मंथ तक टच कर चुका है, ठीक है, तो डायबिटीज की कंडीशन ऐसी कंडीशन है जो क्रोनिक डिजीज के अंदर आती है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जिसको जनरली हम बोलते हैं ना, इस पेशेंट इनको बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये हाइपरटेंशन की कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस,
अर्थराइटिस, ठीक है, बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, बेसिकली ये अर्थराइटिस वगैरह जो होता है वो ओल्डर एज में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये फिर लॉन्ग टर्म चलता है, क्लियर है। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ये सारे डिजीज़, ये एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा और भी डिजीज़ है, जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर भी बहुत लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो गया तो वो क्योर भी हो सकता है, लेकिन वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्रोनिक डिजीज़ हमेशा क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, चाहे सिम्टम माइल्ड हो, मॉडरेट हो, या फिर और उसका जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और एक्यूट डिजीज जैसे कि हमने देखा वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोल्ड कफ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक्यूट डिजीज के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है। अब हम आते हैं ऑप्शन में। अब आप इजिली आंसर दे पाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्रोनिक केस ऑफ अ डिजीज डिनोट, अब क्या होगा, सीवियर अटैक ऑफ द डिजीज होगा, माइल्ड अटैक ऑफ द डिजीज होगा, डिजीज अकरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा, या डिजीज अकरिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन के बाद आई होप कि आप लोग सही आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर सी, डिजीज अकरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो डिजीज बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और आगे भी लंबा क्या होगा, चलने वाला है, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने जो लिखवाया था आप नोट भी करते जाएंगे साथ ही साथ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कॉज ए पॉलीसाइथीमिया, बी फिनाइल कीटोन्यूरिया, सी हाइपोग्लाइसीमिया, या फिर डी एनीमिया, ठीक। हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो कहलाएगी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले क्या करता है हम लोग देखते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन का काम है क्या करना, ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करता है और क्या करता है, कहाँ तक ले जाता है, लंग्स टू बॉडी टिश्यू तक, बॉडीज के टिश्यू तक ये क्या करता है, लेकर जाता है ऑक्सीजन को कैरी करके, क्लियर है। तो जब हीमोग्लोबिन का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाता है तो अब क्या होगा, जो लंग है वो बॉडी टिश्यू तक क्या नहीं ले जा पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगा, क्लियर है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया, क्लियर है। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब क्या हो रहा है, जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहा और बॉडी टिश्यू तक नहीं ले जा पा रहा है। तो अब क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, पेशेंट के अंदर जो सिम्टम देखने को मिलेंगे सबसे पहले वो होगा फर्स्ट वीकनेस, क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, सबसे पहले वीकनेस देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा थका हुआ रहेगा पेशेंट, फटीग देखने को मिलेगा, ठीक है, फटीग देखने को मिलेगा, पैलर स्किन जो होगा वो पैलर होगा, क्यों, क्योंकि टिश्यूज तक ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा है, क्लियर है। तो बॉडी जो होगा वो एकदम पेल दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक हीमोग्लोबिन, और तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। अब वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो बाकी ऑप्शन है, आंसर तो मुझे ये समझ आ रहा है कि इतना समझाने के बाद आपको आंसर समझ आ गया होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो अब इस बाकी ऑप्शन को देखते हैं कि बाकी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया एचबी और आरबीसी,
ठीक है, का ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, HB एंड RBC इसमें क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये क्या है, एक जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है होता है जिसमें फिनाइल एलेनिन मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिफेक्ट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली जो होता है ब्लड शुगर लेवल इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग में जो होता है FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, वो होता है 70 to 110 mg पर DL। ठीक है, तो अगर ब्लड शुगर लेवल 70 mg पर DL से क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। और एनीमिया, जैसे कि आपने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का लेवल जो मैंने समझाया कम हो जाएगा बॉडी में, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर टिश्यूज तक नहीं जा पाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय ए जियार्डिया, बी साल्मोनेला टाइफाई, सी इस्चेरिचिया कोलाई एंड डी सिगेला। ठीक है, टाइफॉइड कॉज करने के लिए इनमें से कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइफॉइड होता क्या है। टाइफॉइड क्या होता है, ठीक है, तो टाइफॉइड क्या होता है, टाइफॉइड जो है वो एक टाइप का क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज, ओके, एक टाइप का क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। ये कौन सी बैक्टीरिया से होता है, ये होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया होती है, इसके थ्रू ये होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये बैक्टीरिया फूड हो गया, वाटर हो गए, ठीक है, या इनके थ्रू क्या होते हैं, बॉडी में जो एंटर करती है। क्लियर है। तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं, फीको ओरल रूट से, फीको ओरल रूट से भी ये क्या करता है, स्प्रेड होता है। ठीक, ये डिजीज जो होता है, जो टाइफॉइड होता है, ये मेनली कौन कौन से ऑर्गन को अटैक करता है, ये अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक करता है ये, और ब्लड स्ट्रीम्स को। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम को ये क्या कर देगा, मेनली अटैक करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे रिगार्डिंग टाइफॉइड। क्लियर है, ताकि टाइफॉइड होता क्या है ये आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। अब हम अदर ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर आई होप मिल गया है अभी, लेकिन हम अदर ऑप्शन भी पहले जानेंगे कि जियार्डिया क्या होता है। ठीक है, जियार्डिया जो है ये क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या है ये, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है। जियार्डिया जो होता है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ये क्या कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है। ठीक, नेक्स्ट साल्मोनेला टाइफी हमने पढ़ लिया ये। नेक्स्ट है इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई जो होता है इसे ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मल गट बैक्टीरिया, नॉर्मल गट बैक्टीरिया है ये। ओके, नॉर्मल गट बैक्टीरिया है। कुछ स्ट्रेन फूड पॉइजनिंग और यूटीआई क्या करता है, ये कॉज करता है। नेक्स्ट सिगेला। सिगेला जो होता है ये क्या कॉज करता है, ये बैसिलरी डिसेंट्री कॉज करता है।
डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री वही कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा आंसर बी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, डिजीज़ के ये कम्युनिकेबल डिजीज़ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से हर क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप जब भी अगर मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, और दूसरी चीज़ आपको साथ में कॉपी और पेन लेके बैठना है, रनिंग नोट्स बनाने हैं, और रोज़ क्लास देखने से पहले, आप जिस भी टाइम पे क्लास देखते हैं, आपको एक बार अपने नोट्स को क्या करना है, रिवाइज ज़रूर करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलाइटिस अकर ड्यू टू ए increased blood sugar level, B decreased blood sugar level, C increased blood urea level and D decreased blood urea level। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है। डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल हमारे बॉडी में कितना होता है ये हम लोग देखते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर जो होता है, शुगर, ओके, नॉर्मल देखते हैं पहले, क्योंकि जब तक आप नॉर्मल नहीं जानोगे किसी चीज़ का, तब तक आप एबनॉर्मलिटी का पता ही नहीं लगा पाओगे। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है 7 FBS, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर 70 to 110 mg/dl होता है। क्लियर है। अब डायबिटीज़ के केस में क्या होता है, डायबिटीज़ के केस में जो ब्लड शुगर लेवल है वो हो जाता है मोर देन 126 mg/dl। क्लियर है, मोर देन 126/dl। क्यों होता है ये, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो जाता है, इंसुलिन का सिक्रेशन या तो स्टॉप हो जाएगा पूरा कंप्लीटली, या फिर क्या हो जाता है, इनसफिशेंट हो जाता है। ये टाइप्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, डीएम टाइप 1 और डीएम टाइप 2। ठीक है, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है। ठीक है, बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करते, जिससे क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका प्रॉपर बॉडी में क्या नहीं होता, मेटाबॉलाइजेशन नहीं होता, और ब्लड में उसका लेवल धीरे धीरे क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। कैसे, जैसे कि कोई भी चीज़ है बॉडी में, ठीक है, एक ग्लूकोज ही ले लिए, हम ले रहे हैं, उसका इजिली मेटाबोलाइज हो रहा है। ठीक है, मेटाबोलाइज हो रहा है तो वो नॉर्मल उसका रेंज जो है वो लेवल पे है जितना होना चाहिए। अगर उसका मेटाबोलाइजेशन ही डिस्टर्ब हो गया तो वो धीरे धीरे ब्लड में बढ़ेगी ही ना उसकी मात्रा, क्योंकि वो मेटाबोलाइजेशन, उसका डाइजेशन, ठीक है, जो घुलना चाहिए पूरे बॉडी में फैलना चाहिए वो तो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न होगा। अब और क्या चीज़ें इसमें होती है, अब ये डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो क्यों होता है, ये होता है अगर वेट बहुत ज़्यादा है, फैमिली में किसी को अगर पहले से डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम है तो हो सकता है किसी भी पेशेंट को। इसके लिए हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, इसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको क्या करना है, लो कार्ब डाइट लेना है, मतलब कम से कम मीठी चीज़ें जो है एकदम बंद नहीं करना है, क्या करना है आपको, कम लेना है। ठीक है, प्रॉपर जो है आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा प्रॉपर करने बोलते हैं पेशेंट को। क्लियर है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग डायबिटीज मेलाइटिस। अब वापस क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा कि डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है वो इनमें से कौन सा आंसर राइट है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड यूरिया लेवल, डिक्रीज ब्लड यूरिया लेवल। तो डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है क्या, ब्लड शुगर लेवल। जो हमने देखा नॉर्मल रेंज जो है उससे क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ,
पॉजिटिव एजेंट ऑफ टीबी इज, ठीक है, टीबी का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? ए HIV वायरस, बी इस्चेरिचिया कोलाई, सी एडिनो वायरस, या फिर डी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, क्योंकि डिजीज के बारे में जानेंगे तभी तो उसका बाकी चीज हम बता पाएंगे। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट में से बोला जाता है टीबी। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया जो होती है वो कॉज करती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, बैक्टीरिया जो है वो इसे कॉज करती है। ये बैक्टीरिया जो है वो मेनली किसे अफेक्ट करती है? लंग्स को। ठीक है, लंग्स को क्या करती है? अफेक्ट करती है, जिसके कारण इसे हम और क्या बोलते हैं? पल्मोनरी टीबी भी बोलते हैं। अफेक्ट करता है, पर बॉडी के दूसरे पार्ट जैसे कि बोन हो गए, लंग को तो ये अफेक्ट करेगा ही, लेकिन और दूसरे ऑर्गन क्या हो गया? बोन। ठीक है, बोन के साथ साथ किडनी, लिम्फ नोड्स, और क्या हो गया? लिम्फ नोड्स के साथ साथ मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस, इन सारे ऑर्गन्स को भी ये क्या करता है? इन्फेक्ट कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, ये इन सारे ऑर्गन्स को जब ये अफेक्ट करता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, इसे हम जब लंग को करता है तो हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। ठीक है, क्योंकि ये लंग को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन लंग से बाहर अगर किसी को कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, टीबी जो होता है ये कम्युनिकेबल डिजीज है, और ये क्या होता है? एयरबोर्न। कोई अगर टीबी का पेशेंट है वो खांसता है, ठीक है, देखना टीबी के पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि आपको मास्क लगा के रखना है। ठीक है, क्वारंटीन करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और एयरबोर्न इन्फेक्शन है। पेशेंट अगर खांस रहा है और आप उसके आसपास हैं और आप पे अगर उसके ड्रॉप्स आते हैं तो आपको भी टीबी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? एयरबॉर्न या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोला जाता है। क्लियर है? तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। ठीक है, तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ टीबी क्या होगा? क्या HIV वायरस होगा? नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि HIV वायरस जो होता है वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है एड्स। ठीक, नेक्स्ट इस्चेरिचिया कोलाई जो होता है ये इकोलाई है। इसे भी हमने जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है जो मोस्टली पॉइजनिंग या फिर UTI करता है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है। नॉर्मल बैक्टीरिया होता है गट का, ये अगर कॉज करता है तो ये क्या कॉज कर सकता है? या फिर पॉइजनिंग या फिर UTI। नेक्स्ट क्या है? एडिनो वायरस क्या कॉज करेगा? ये कॉमन कोल्ड या फिर कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। कॉमन कोल्ड या फिर कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। या फिर ये और क्या करता है? रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इन्फेक्शन भी ये क्या कर सकता है? कॉज कर सकता है। ठीक, ये थे हमारे 3 ऑप्शन। तो हमने जो पढ़ा टीबी में कि टीबी कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट टीबी का क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। Next question, which of the following is non-reducing sugar? A. Lactose, B. Maltose, C. Sucrose and D. Starch. ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, तभी आपको ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो शुगर जिसमें क्या होता है फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। क्या होता है फ्री एल्डिहाइड या कीटोन क्या रहता है, ग्रुप जो रहते हैं वो रहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, ओके। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है, और एक हम क्या देखते हैं फेहलिंग्स टेस्ट, ठीक है। फेहलिंग्स टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं ये पॉजिटिव देते हैं और ये क्या करते हैं रेड प्रेसिपिटेशन देते हैं। ये किसके अंदर आते हैं रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। नेक्स्ट जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। इसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। बिकॉज दोनों ग्रुप जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है, तो ये था, क्लियर है, ठीक है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट के 2 जो डिवीजन है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हम लोग फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अब ऑप्शन देखते हैं। लैक्टोज होगा, ठीक है। क्या लैक्टोज होगा, लैक्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। ये मिल्क शुगर है। कौन सा शुगर है ये, मिल्क शुगर। नेक्स्ट क्या है माल्टोज। माल्टोज जो होता है ये भी क्या है रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये माल्ट शुगर है। क्या है माल्ट शुगर, क्लियर है। नेक्स्ट होता है स्टार्च। स्टार्च जो होता है मोस्टली नॉन रिड्यूसिंग लगता है, बट स्टार्च जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस के बाद ग्लूकोज यूनिट्स देते हैं जो रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। स्टार्च हमको जनरली लगता है कि नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन ये भी किसके अंदर आते हैं रिड्यूसिंग के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग के अंदर जो आते हैं वो होते हैं सुक्रोज जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो होते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज टाइटली लिंक्ड बाय क्या करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ये क्या रहते हैं लिंक्ड रहते हैं, और इसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उसमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग में फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते। तो यहाँ का राइट आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, बी artificially acquired active immunity, C naturally acquired passive immunity and D artificially acquired passive immunity। जो वैक्सीन है वो इनमें से किस जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा एग्जाम किसके अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि इम्यूनिटी क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, एंड सेकेंड होता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, बॉडी मेक क्या बनाती है, खुद अपनी क्या बनाएगी, एक एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज ऑन सेल्फ, ठीक है, खुद से बनाएगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज। ठीक है, रेडीमेड क्या होती है, एंटी बॉडीज किसके अंदर आती है, ये पैसिव के अंदर आती है। क्लियर है। तो जो बॉडी एंटीजन के कांटेक्ट में आकर खुद एंटीबॉडीज बना रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। और जिसमें जो हम लोग बाहर से इंजेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है नेचुरल एक्टिव होती है और आर्टिफिशियल एक्टिव होती है। ये भी अगेन एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, नेचुरल, ठीक है, एक क्या होती है नेचुरल एक्टिव और एक आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ठीक, नेचुरल एक्टिव के अंदर क्या आता है, इन्फेक्शन के बाद, जैसे कि एग्जांपल हो गया मीजल्स होने के बाद क्या होता है, लाइफ टाइम जो होती है इम्यूनिटी बॉडी में बन जाती है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगी, नेचुरल एक्टिव के अंदर। इसके अंदर कौन सा कंडीशन आ सकता है, मीजल्स। क्लियर है। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जैसे कि वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन में डेड या वीक पैथोजन या एंटीजन होता है। ठीक है, बॉडी एंटीबॉडी क्या कर लेती है, बना लेती है। अब पैसिव देते हैं, पैसिव जैसे कि हमने देखा ये रेडीमेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, इसमें भी होता है एक नेचुरल, नेचुरल पैसिव होता है, ठीक है, और आर्टिफिशियल पैसिव होता है। क्लियर है। तो नेचुरल जो होता है वो मदर से बेबी को जो मिलता है, ठीक है, प्लेसेंटा या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है। आर्टिफिशियल क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज। क्लियर है, जैसे कि एग्जांपल एंटीविनोम हो गया, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन किसके अंदर आता है, अब वैक्सीन जो होता है हमने देख लिया, हमने ठीक है, तो अब हमने देखा कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन जो होता है वो एक टाइप का आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। ठीक, वैक्सीन एंटीजन प्रोवाइड करता है, बॉडी खुद एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बनाती है, लॉन्ग टर्म क्या करता है, इससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। क्या होता है, वैक्सीन आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, ए प्लाज्मिड, बी कॉस्मिड, सी फैगमिड एंड डी फास्मेट। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एलिमेंट बैक्टीरिया को हम इनमें से क्या बोलेंगे। ठीक है, तो
बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर एक मेन सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम क्या रहता है जो उसकी बेसिक लाइफ एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन इसके अलावा जो बैक्टीरिया होती है उसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई जा गई है कि ये क्या होता है, सॉरी मैं गलत पे मैंने राइट लगा दिया, प्लाज्मिड यहाँ है, ठीक है, प्लाज्मिड, ओके। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया गया कि ये क्या होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, क्लियर है, स्मॉल होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर डीएनए इसमें रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें होती है। और प्लाज्मिड में क्या देखने को मिलता है, इसमें इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है क्रोमोसोमल से अलग, ठीक है, जीन्स कैरी करता है जो सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स, टॉक्सिन प्रोडक्शन जीन्स, ये सारी चीज़ें। बायोटेक्नोलॉजी में जो प्लाज्मिड्स होते हैं को वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि जीन हो गया, क्लोनिंग हो गई, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ों में, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, प्लाज्मिड। लेकिन बाकी चीज़ें क्या होती है, कॉस्मिड क्या होता है, कॉस्मिड जो होता है वो प्लाज्मिड प्लस फैग को हाइब्रिड वेक्टर जो होते हैं, लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट क्लोन करने के लिए यूज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉस्मिड होता है। नेक्स्ट फैगमिड, फैगमिड जो होता है वो प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज एलिमेंट मिला हुआ होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के लिए क्या होता है, यूज में लेते हैं। नेक्स्ट फास्मिड, फास्मिड जो होता है इसमें प्लाज्मिड प्लस फैग फीचर वाला क्या होता है, हाइब्रिड वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या था, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज अ कंबाइंड वैक्सीन, ठीक है, इनमें से कौन सा वैक्सीन जो है वो कंबाइंड वैक्सीन है। ए हिपेटाइटिस बी वैक्सीन, बी वॉर वैक्सीन, सी डीपीटी वैक्सीन या फिर डी टाइफॉइड वैक्सीन। इनमें से कौन सा वैक्सीन कंबाइंड वैक्सीन है। कंबाइंड वैक्सीन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड वैक्सीन ऐसे वैक्सीन होते हैं जब एक ही इंजेक्शन में मल्टीपल डिजीज के अगेंस्ट क्या हो, प्रोटेक्शन हो। मतलब एक इंजेक्शन लगा रहे हैं लेकिन वो 2-3 डिजीज को से हमको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है। इसमें अलग अलग एंटीजेंस को मिक्स करके क्या करते हैं, एक वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो क्या वो हिपेटाइटिस बी हो सकता है, हिपेटाइटिस बी वैक्सीन ये सिंगल वैक्सीन होता है और ये ओनली यूज होता है किसमें, हिपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्या वॉर वैक्सीन इसका आंसर है, ये किसके लिए होता है, वॉर वैक्सीन जो होता है वो वेरिसेला के लिए होता है, चिकन पॉक्स वैक्सीन होता है, ये सिंगल डिजीज के अगेंस्ट ही ये भी काम करता है। नेक्स्ट होता है टाइफॉइड वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन जो होता है ये जो होगा ये भी सिंगल डिजीज के लिए क्या होता है, अगेंस्ट काम करता है। अब आते हैं डीपीटी पे, जो डीपीटी होता है, डी पी और टी, ठीक है, तो डीपीटी जो होता है वो सबसे पहले डिफ्थीरिया, नेक्स्ट परटूसिस, नेक्स्ट टेटनस, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, एक इंजेक्शन जो होता है वो बहुत सारे कंडीशंस को क्या करता है, क्योर करता है, ठीक है। तो परटूसिस को और हम लोग क्या बोलते हैं, वुपिंग कफ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, डीपीटी, क्योंकि ये क्या है, 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है जो कि एक वैक्सीन में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the sequence of arrangement of amino acid in a protein is called its A primary structure, B secondary structure, C tertiary structure and D quaternary structure, ठीक है। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो बोलेंगे, ठीक। तो देखते हैं वन बाय वन कि ये होता क्या है।
ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। कौन सा अमाइनो एसिड पहले रहेगा और कौन सा बाद में रहेगा, मतलब बेसिकली इसमें जो होता है अमाइनो एसिड जो होते हैं वो सिंपल क्या करते हैं, चेन बनाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंड होता है सेकेंडरी, इसमें अमाइनो एसिड जो होते हैं वो चेन फोल्ड होकर अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेट शीट बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है इसमें, प्ले करता है। नेक्स्ट है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरी चेन 3D शेप में क्या हो जाती है, फोल्ड होती है। नेक्स्ट है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इसमें जब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रोटीन बनाने के लिए क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, चेन कौन बना रहा है, यहाँ पे चेन बना रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द साइट ऑफ टी सेल मैच्योरेशन। ए बोन मैरो, बी थाइमस, सी स्प्लीन एंड डी लिम्फोसाइट। टी सेल जो होता है वो मैच्योर कहाँ से होता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम के बाद जो दो मेजर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं बी सेल्स और एक होता है टी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है। तो बी सेल्स जो होता है वो बोन मैरो में बनता है और मैच्योर भी क्या होते हैं, बोन मैरो में ही होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो, ठीक है, और मैच्योर भी यही होंगे, मैच्योर इन बोन मैरो। क्लियर है? बोन मैरो। अब टी सेल जो होता है वो बनते तो बोन मैरो में है, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, इन बोन मैरो, ठीक है। इनका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, लेकिन ये मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस में, मैच्योर इन थाइमस। ये क्या होते हैं, थाइमस में क्या होंगे, मैच्योर होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, टी सेल जो होते हैं वो फॉर्मेशन तो उनका होता है कहाँ, बोन मैरो, लेकिन ये मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस में। क्लियर है? क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।